नमस्कार। मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं सहरसा नाव। बड़ी शिद्दत से खड़ी की गई बड़ी विरासत और उसे तहस नहस करने वाले कोई और नहीं बल्कि अपने ही लोग। लालू यादव के परिवार और आरजेडी की अंदरूनी कलह अब बंद कमरे से निकलकर सोशल मीडिया और सियासी बहस के केंद्र में आ चुकी है। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के ताजा पोस्ट ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है। क्या आरजेडी की राजनीति अब परिवार बनाम परिवार की लड़ाई में फंस चुकी है? क्या तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द मौजूद लोग पार्टी की विरासत के लिए खतरा बनते जा रहे हैं? आज की चर्चा सिर्फ एक पोस्ट की नहीं है। आज सवाल है लालू यादव की विरासत, तेजस्वी की नेतृत्व क्षमता और आरजेडी के भविष्य का। और इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रोहित शर्मा जी और पॉलिटिकल एनालिस्ट देवेंद्र सिंह जी मौजूद हैं। आज हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर आरजेडी का भविष्य क्या होने वाला है और ये परिवार की जो आपसी लड़ाई है उस लड़ाई का नतीजा आखिर क्या निकलने वाला है। सबसे पहले रोहित, मैं आपके पास आऊं, आप मुझे ये बताइए, मेरे व्यूअर को ये बताइए कि रोहिणी ने आज पोस्ट में क्या लिखा। उसके बाद हम उसका एनालिसिस करेंगे, उस पर चर्चा विश्लेषण करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप बताइए कि उस पोस्ट में खास क्या क्या है और इशारा कितना तीखा है। देखिए, रोहिणी आचार्य का इससे पहले भी पोस्ट आए हैं और वो पोस्ट में उन्होंने बोला था कि मैं पॉलिटिक्स छोड़ रही हूँ और उन्होंने बाइट भी दी। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बोला कि उनसे बदतमीजी की गई, उनके चप्पल से मारा गया, सारी कहानी हुई। अभी जो उन्होंने पोस्ट लिखा है, थोड़ा टाइम बाद लिखा है। उन्होंने बोला बड़ी शिद्दत से बनाई और खड़ी की गई बड़ी विरासत को तहस नहस करने के लिए परायों की जरूरत नहीं होती, अपने और अपनों के चंद षड्यंत्रकारी बने अपने ही काफी होते हैं। एक चीज ये अपने और अपनों के चंद षड्यंत्रकारी, ये सीधे सीधे इन्होंने तेजस्वी पे हमला किया और तेजस्वी के वो खास लोग जो कि रोहिणी के खिलाफ थे उनके ऊपर इशारा है। हैरानी तो तब होती है जब जिसकी वजह से पहचान होती है उसकी वजह से वजूद होता है, उस पहचान उस वजूद के निशान को बहकावे में आकर मिटाने और हटाने पर अपने ही आमादा हो जाते हैं। मतलब ये बोल रही है कि मेरे बाप ने पहचान बनाई और हटाने और मिटाने वाले कौन हैं? अगेन तेजस्वी और उनकी कुटरी। जब विवेक पर पर्दा पड़ जाता है, अहंकार सिर पर चढ़ जाता है, तब विनाशी आंख नाक कान बन बुद्धि विवेक कर लेते हैं। दैट मीन्स ये सीधे सीधे बोल रही हैं कि मैंने बहुत सारी चीजें बोली, मैंने बहुत सारी चीजें बताई। ऑफ कोर्स इलेक्शन के टाइम पे इनकी इनकी जो इन्होंने जो कुछ बोला, इन्होंने जो आइडियाज दिए, इन्होंने जो सलाह दी, उसको नहीं माना गया। और जब हार गए इलेक्शन तो तेजस्वी ने बोला कि तुम्हारी ही बदुआ की वजह से हारे। ये कौन सी कहानी में? बदुआ की वजह से कौन हारता है? आपको बदुआ तो पूरी बीजेपी दे रही थी, अकेली ये तो नहीं दे रही थी, पूरी कांग्रेस दे रही थी, पूरी नीतीश कुमार की पार्टी भी बदुआ ही दे रही थी। वो सब दुआएं तो नहीं दे रहे थे कि आप जीत जाओगे। तो एक एक रोहिणी आचार्य की बदुआ से हार गए, चलिए ठीक है मान लेते हैं। हो क्या है? हो ये है कि इंटरनल पॉलिटिक्स है। जीत जाते कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हार गए तो अब तेजस्वी को दिखा कि उनकी उनकी लीडरशिप पे सवाल उठ रहे हैं, तो किसी पे ऊपर ब्लेम डाल के उसको बर्बाद करना था, उसको बाहर करना था, कर दिया गया। अब पूरा हार का ठीकरा उन्होंने डाल दिया रोहिणी आचार्य पे। ये घर के अंदर की पॉलिटिक्स थी, बाहर ये नहीं बोल रहे हैं अभी, घर के अंदर ये हुआ है। बाकी जो तेजस्वी सॉरी रोहिणी आचार्य के बाद एक बहन और निकली है, तो अपने घर के अंदर जो फूट है वो सबके सामने आ रही है, पहली चीज। दूसरी चीज,
जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, जो फैमिली बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज होती है, उनके अंदर होता भी ऐसा ही है। हमने राज ठाकरे उद्धव में देखा, ये हमने डीएमके में देखा कि कैसे अलगरी को साइड किया गया, हमने मुलायम सिंह यादव की फैमिली में देखा कि दूसरे बेटे की बहू कैसी है, हमने सब देखे। यहाँ बहुत कुछ हुआ है। हमने इससे पहले देखा कि इंडिविजुअल पॉलिटिकल पार्टीज कैसे गायब हुई हैं। एनटी रामाराव के एक भी बेटा क्या है उधर एनटी रामाराव की पार्टी को चलाने में? नहीं, दामाद चला रहे हैं। दामाद बहुत तेज थे, दामाद ने सारे बेटी और बेटी सारे बाहर कर दिए पार्टी से। सारे बेटे और बेटी इस समय कोई बीजेपी में है, पुरंदेश्वरी बीजेपी में बैठी हैं, एक दो कांग्रेस में बैठे हैं। तो ये ऐसा होता है क्योंकि ऐसा होता क्यों, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन। ऐसा होता इसलिए है कि जो सत्ता में जो कुर्सी पे बैठा उसके लिए सबसे बड़े खतरे वही होते हैं जो कि डायरेक्ट डिसेंडेंट्स हैं, जो कि डायरेक्ट उसी आदमी के बच्चे हैं जिसने पार्टी स्टार्ट की थी। तो उन सबको बाहर करना सबसे पहले होता है, क्योंकि विरासत है, विरासत को कोई भी संभाल सकता है। रोहित जी, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास। देवेंद्र सिंह मेरे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बड़ा करीबी से ये लालू परिवार को भी जानते हैं, वहां की राजनीति को भी समझते हैं और आरजेडी की जो राजनीति उसको भी समझते हैं। रोहिणी आचार्य का ये पोस्ट क्या सिर्फ भावनात्मक दर्द है या सीधा सीधा तेजस्वी यादव के करीबियों पर हमला? देवेंद्र जी, आप क्या समझते हैं? वास्तव में यह सिर्फ उन दोनों का मामला नहीं है। ये कहा जाए भाई बहन का मामला नहीं है, परिवार का मामला नहीं है। इस मामला को कहीं थोड़ा सा दूर देखने की जरूरत है। और कहीं न कहीं दो चुनाव में हार, ये अंतःकलह का एक बड़ा उदाहरण है। और उससे कहीं न कहीं ये हारने के बाद, पहला चुनाव हारने के बाद कुछ जैसे कुछ विधायक हो गए होते तो था कि ये मुख्यमंत्री बन जाएंगे। वहां के बाद फिर दूसरा चुनाव था तो करो मरो का चुनाव था। उसके बाद ये दूसरा जब चुनाव ये लोग हारे हैं तो कार्यकर्ताओं में निराशा फैली है। और वो निराशा, क्योंकि रोहिणी आचार्य जो फील्ड में जाती थी तो कार्यकर्ताओं के अनुरूप बहुत चीजें नहीं चल रही थी, जो डिमांड था उसके हिसाब से नहीं चल रहा था। क्योंकि जो उनके भाई हैं तेजस्वी या तेज, दोनों लोगों का था कि अलग अलग अपना डिमांड था। किसी का कहीं से टिकट, किसी का कहीं से टिकट। रोहिणी का भी कुछ था कि कुछ उनके कार्यकर्ताओं को टिकट मिल जाए। लेकिन वो कहीं न कहीं जो संजय बीच में जो कहा जा रहा है कि एक संजय महाभारत में थे, एक संजय यहाँ पे थे, तो संजय तो सब कुछ दिखाते थे, लेकिन ये संजय ने कहीं न कहीं नजदीक बना करके, जैसे सब पार्टियों में होता है कि कुछ अगल बगल के लोग होते हैं तो कुछ न कुछ तो चीजें कांड करा ही देते हैं। तो रोहिणी आचार्य कहा है कि संजय ने कांड करा दिया साफ साफ, अब इसमें छुपा हुआ नहीं है। और कहीं न कहीं रोहिणी का उसमें जो राय देती थी तो राय के हिसाब से नहीं चला, ये भी स्पष्ट चीजें हैं। तो अब चूंकि रोहिणी का मामला ऐसा बन गया कि सभी दलों में दलदल है, सबसे अच्छा निर्दल है। तो रोहिणी बाहर निकली है तो अब वो अकेले पड़ रही हैं। आप कहीं भी देख लीजिए कि जैसे अभी रोहित साहब ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भी, तो उत्तर प्रदेश में देखिए कि मुलायम सिंह के परिवार में प्रतीक के वाइफ बीजेपी में जा चुकी हैं। और कहीं न कहीं वहां भी वो भी आशा कर रही होंगी, हो सकता है कि कहीं कोई लपक ले और चीजें, लेकिन वो चल नहीं रही हैं। तो निराश है, निराश होकर वो ट्वीट कर रही हैं। खैर ऐसा होना नहीं चाहिए था, उनका भी एक बड़ा बहुत योगदान है पार्टी के लिए। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो कहीं न कहीं नुकसान ही है और आने वाला समय में अब बड़ा अच्छा नहीं बीतने वाला है। और आगे बात की आने वाले समय में अच्छा नहीं है। रोहित जी, मैं आऊंगा फिर, देवेंद्र जी मैं फिर आऊंगा आपके पास। रोहित जी, जब रोहिणी कहती है अपनों के षड्यंत्र से विरासत नष्ट हुई, तो वो अपने कौन है? यानी कि अपने के जो उनके अपने हैं, यानी कि तेजस्वी यादव पर सीधा हमला है। और तेजस्वी यादव के अपने कौन है?
तो संजय यादव जैसे लोग, जिसको ये जयचंद कहते हैं, तेज प्रताप भी, तो ये लोग मिलकर पार्टी को क्या बर्बाद कर रहे हैं, क्या आरजेडी को बर्बादी की ओर ले जा रहे हैं? क्योंकि जो विधानसभा में जो रिजल्ट देखने को हमें मिला, वो तो कहानी यही बता रही है कि अगर परिवार एक नहीं रहा तो फिर परिणाम भी वैसे ही आएंगे और आगे भी ऐसे ही आते रहेंगे क्या? देखिए एक चीज समझिए, इसमें एक और सवाल मैं जोड़ दूं, इसमें रोहित एक और सवाल जोड़ दूं, तो ऐसे में क्या तेजस्वी यादव अपने आसपास जो मौजूद लोगों पर क्या जरूरत से ज्यादा निर्भर हो गए हैं क्या? अच्छा, संजय हो या द्रोणाचार्य हो, ये सारे के सारे जो थे वहां पे भी और यहाँ पे भी द्रोणाचार्य बैठे हैं, यहाँ पे भी कृपाचार्य बैठे हैं, यहाँ पे भी भीष्म पितामह बैठे हैं, किडनी चेंज करा के आए हैं। तो ये सारे के सारे जो हैं, ये आंखों पे पट्टी डाल के क्यों बैठे हैं? दुर्योधन जो कुछ कर रहा है पता नहीं है क्या सबको? इतनी लंबा एक्सपीरियंस है जिसे बोलते हैं भीष्म पितामह का, उनको पता नहीं है क्या हो रहा है? सब पता है। और संजय जो है वो क्या ऐसे ही कर रहे हैं? संजय के ऊपर किसी का हाथ नहीं है? बिल्कुल हाथ है, ठीक है। समझाने वाले 10 थे, लेकिन संजय के थ्रू ये काम करवाया जा रहा है। ये भी सबको क्लैरिटी है ना कि करवा कौन रहा है? संजय के थ्रू, ताकि मेरे ऊपर ब्लेम नहीं, क्योंकि परिवार का मामला। तो संजय जो कर रहे हैं, बाकी जो लोग कर रहे हैं, बाकी जितने लोग हैं, 100 भाई बहन भी हैं, ठीक है, और कृपाचार्य भी हैं, सब हैं, लेकिन सबको समझ में आ रहा है कि यहाँ हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है। और इसमें एक चीज है कि अभी तक कोई कृष्ण नहीं दिख रहा हमें जो पीस प्रस्ताव भेजे, ठीक है। तब पता चलेगा कि पीस के लिए राजी भी है कि नहीं। और वो पीस प्रस्ताव आ नहीं सकता, अभी आएगा तो पता चलेगा, वो आ नहीं सकता क्योंकि दुर्योधन इतना हठी है कि सब कुछ मेरा है और हस्तिनापुर मेरा है। तो प्रॉब्लम यहाँ ये समझने की बात है कि जो कुछ हो रहा है वो किसी के कहने पे हो रहा है, किसी की मर्जी से हो रहा है, ऐसा नहीं है। वो बच्चे नहीं है, ये भी बच्चे नहीं लगे। मतलब अब सवाल ये है ना रोहित जी, सवाल अब ये उठ रहा है, देवेंद्र जी के पास मैं आना चाहूंगा कि क्या तेजस्वी यादव पार्टी पर कब्जा करना चाहते हैं? नंबर 1। नंबर 2, लालू यादव जी की तबीयत अब ठीक नहीं है तो पार्टी पर उनकी कंट्रोल नहीं है। तेजस्वी यादव दरअसल मुझे लगता है कि वो चाहते हैं कि पार्टी में, क्योंकि महत्वाकांक्षा तो सबका है, चाहे वो दोनों बहनें हों, निशा हो या रोहिणी हो या इधर तेज प्रताप हो, क्योंकि तेज प्रताप कायदे से तो उत्तराधिकारी तेज प्रताप को बनना चाहिए था। आज जिस रोल मॉडल की बात हम करते हैं या जिस रोल में हम देख रहे हैं तेज प्रताप यादव को, अगर यही भूमिका या यही रूप इनका अगर पहले दिखाई पड़ता तो मुझे लगता है कि तेजस्वी के यादव की जगह तेज प्रताप होते। तेज प्रताप बहुत बदल गए हैं और बहुत परिपक्व दिखाई पड़ते हैं वो, और कई जगह तो मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव से ज्यादा बढ़िया हैंडल करते हैं सवालों को, मीडिया के सवालों को। लेकिन अब वो देर हो चुकी है ना, कहते हैं कि अब देर हो चुकी है। तो पार्टी कंट्रोल जो है वो तेजस्वी अपने हाथ में लेना चाहते हैं, और जब वो हाथ में लेने की कोशिश कर रहे हैं और रिजल्ट सकारात्मक नहीं आ रहे हैं, यानी कि अगर चुनाव जीत रहे होते ना तो सवाल नहीं उठते, सबके मुंह बंद हो जाते। लेकिन आप हार रहे हैं, लगातार हार रहे हैं, और जब हारता हुआ आदमी होता है या हारती हुई पार्टी होती है तो फिर सवाल खड़े होते हैं और जिम्मेदारी लेनी होती है। इसलिए आपने देखा होगा कि हार के बाद अभी तक महागठबंधन में मंथन नहीं हुआ, उसको लेकर मीटिंग नहीं हुई कि हार कैसे हुई, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, क्योंकि आरजेडी लीड कर रही थी इस गठबंधन को। और जब आप लीड कर रहे थे, तेजस्वी यादव अगर लीड कर रहे थे और चुनाव हार जाते हैं तो जिम्मेदारी भी आपको लेनी होगी। और क्या आपने हाथ पर मंथन किया? नहीं किया। सहरसा से विधायक हैं आईपी गुप्ता, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के वो चीफ भी हैं और महागठबंधन के घटक दल भी हैं। वो लगातार कह रहे हैं, लगातार आवाज उठा रहे हैं कि भैया
हार पर मंथन तो कर लो। एक दूसरे पर दोषारोपण करने से अच्छा है कि एक बार बैठ लें, क्या क्यों हारे। कांग्रेस और आरजेडी आपस में लड़ रही, संभाल नहीं पा रहे हैं तेजस्वी यादव, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। तो देवेंद्र जी बताइए कि बिहार की जो राजनीति है, क्योंकि ये आरजेडी मुख्य विपक्षी दल है, वहां पर आरजेडी अगर कमजोर होती है और आरजेडी वहां पर तेजस्वी यादव नहीं संभाल पाते हैं, तो बीजेपी और जेडीयू और एनडीए के लिए तो एकदम वॉकओवर है। आने वाले समय भी 2029 भी फिर मुश्किल हो जाएगा। देखिए, इसमें निर्विवाद है कि तेजस्वी वहां लीड नहीं कर रहे हैं, तेजस्वी ही लीड कर रहे हैं। क्योंकि आप अगर महाभारत की बात हुई है तो आप पांडव और उनका उदाहरण है कि भाई सक्षम कौन है, किसको राज्य सत्ता दिया गया, किनके अनुपस्थिति में किया गया। तो कहीं न कहीं लगता है कि हार के बाद से तेजस्वी बैकफुट पे आ गए हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा कमजोर अपने आप को महसूस कर रहे हैं, इसलिए समीक्षा नहीं की जा रही है। कहीं न कहीं लगभग सभी पार्टियां अपने फेवर में होता है तो समीक्षा करती हैं, नहीं होता है तो समीक्षा नहीं करती हैं, अक्सर देखा जाता है, और वो गोल मटोल कर जाती हैं। तो अब उत्तर प्रदेश से देखा जाए कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कैसे कैसे यहाँ पे हुआ, मंच से ही माइक छीन लिया गया, बहुत चीजें हुई, इसमें दो राय नहीं है। वही कहानी वहां भी दोहराई तो नहीं गई है, लेकिन दोहराने से कम भी नहीं है कि कहीं न कहीं अगर चुनाव जीत गए होते तो तेजस्वी यादव का वाह वाह होता, और हारने के बाद तो कहीं न कहीं लगता है कि उनके ऊपर दोष आएगा कि संजय का उनका जो खास है, उनके माध्यम जो कहलवाया जा रहा है कि उनको एक बैकफुट पर डाला जाएगा। ये होता भी, अगर रोहिणी आचार्य होती थी 100% श्योर था कि ये होता, और होना भी चाहिए, एक समीक्षा होनी चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। ये दुर्भाग्य है। एक प्रमुख विपक्षी दल है तो अपने हार का मंथन करना ही चाहिए। रोहित ये बताइए कि ये परिवार और ये तेजस्वी यादव की राजनीति और रोहिणी आचार्य, क्योंकि ये सिंगापुर में जाके रहने लगी थी और बार बार इनका बयान आना, बार बार पोस्ट करना, बहुत ज्यादा एक्टिव होना। देखिए, जब हम एनालिसिस करते हैं किसी बात को लेकर, किसी मुद्दे को लेकर, किसी विषय पर, तो हमको दोनों पक्ष देखना होता है। हम सिर्फ हर बात, हर सवाल तेजस्वी यादव पर ही नहीं उठा सकते। लेकिन कहीं ना कहीं इनका इंटरेस्ट तो है, रोहिणी आचार्य का भी है। वो चाहती हैं कि बिहार के पॉलिटिक्स में और आरजेडी की पॉलिटिक्स में उनका दखलंदाजी रहे, वरना वो पोस्ट नहीं करती। उनकी फैमिली है, बहुत बढ़िया तरीके से वहां पर सिंगापुर में रह रहे, उनके हस्बैंड बहुत अच्छा है, सब कुछ है। और ये एक सवाल भी हुआ था, इसमें बहुत बाद में ट्रोल किए गए। एक वरिष्ठ पत्रकार है, मैं नाम नहीं लूंगा, बिहार में, उन्होंने कह दिया था कि भाई शादी के बाद इनका यहाँ क्या काम है, रोहिणी आचार्य का। बहुत बड़े पत्रकार है बिहार के, उन्होंने बोला कि शादी के बाद यहाँ पर क्या काम है, जाके अपना रहे वहां पर, ये क्यों पॉलिटिक्स में आ रही हैं और दखलंदाजी दे रही है। इसको लेकर बड़ा बवाल हुआ। न्यूज 18 एक चैनल है, न्यूज चैनल, वहीं पर डिबेट में उन्होंने ये कहा था। तो रोहिणी आचार्य अपनी भूमिका क्या पार्टी में कैसा चाहती हैं, किस तरीके का चाहती हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। देखिए, एक चीज कि इंटरनल वॉर है, हर आदमी सत्ता का सुख चखना चाहता है। रोहिणी आचार्य जो हैं, उनकी भी पार्टी में थोड़ी पकड़ बन रही थी, तो उनको सब काटना चाह रहे थे। इसमें तेजस्वी के साथ और भी बहुत सारे लोग हैं पार्टी के, घर के अंदर के, फैमिली के, परिवार के, ठीक है। सबसे पहले काटना था तेज प्रताप को, क्योंकि वो बड़े भाई। तो तेज प्रताप को काटने का तरीका इन लोगों ने क्या अपनाया कि तेज प्रताप भक्ति करने जा रहे हैं, तो वहां पे मीडिया को बता दिया, मीडिया ने कवर कर दिया कि यहाँ भक्ति कर रहे हैं, उसको नेगेटिव टर्न में लिया। तेज प्रताप ने या किसी और ने ऐसा कोई मुद्दा नहीं उठाया कि तेजस्वी आईपीएल में खेल रहे थे, कभी खेल पाए क्या? आईपीएल की टीम में तो शामिल हो गए, कभी खेल पाए क्या? तो वहां पे सक्सेस नहीं मिली तो पॉलिटिक्स में कैसे मिलेगी? तेज प्रताप तेजस्वी में जब तेजस्वी निकाल गए तो उन्हें समझ में आया कि ठीक है, बहनें बची हैं, ठीक है, मैं तो अकेला बैठा हूँ, मैं कर जाऊंगा। लेकिन अब उन्हें, जैसे कि अगर आप बोलें तो राहुल गांधी कब आ गए थे पॉलिटिक्स में, और प्रियंका तो अब आई,
राइट? व्हाई नॉट से? प्रियंका को पहले मौका क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि बेटा था और अपने बेटे को आगे करना था। तो प्रियंका को 20 साल वेट करना पड़ा है लोकसभा में घुसने के लिए। प्रियंका को मौका दिया गया होता वो बहुत पहले घुस जाती। वो बहुत दिन से अमेठी की सीट पे नजर मार के बैठी थी, लेकिन नहीं आने दिया गया ना। अब क्योंकि रोहिणी आचार्य थोड़ी स्ट्रांग होती दिख रही थी तो सब उनके खिलाफ हो गए। अब जो बची हुई बहनें जो पॉलिटिक्स में हैं वो भी अभी एक दो और निपटाए जाएंगे और फिर उसके बाद आखिरी। लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि अगर आरजेडी सामाजिक न्याय की राजनीति करती है तो अपने ही घर में एक महिला की आवाज क्यों नहीं सुनी गई और उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ये मैं एक सवाल मैंने आपके साथ डाला है। देखिए, सामाजिक न्याय की राजनीति तभी तक होती है जब तक मेरी कुर्सी सॉलिड है। अभी इलेक्शन में क्या हुआ था? 18% आपके मुस्लिम वोट बैंक था और 12% यादव वोट बैंक था। तो आपने यादव को क्यों नहीं चीफ मिनिस्टर, मुस्लिम को क्यों नहीं बनाया? वहां पे भी सामाजिक न्याय नहीं दिखा, है ना? सामाजिक न्याय के लिए कौन लड़ रहा है? सामाजिक न्याय के लिए कोई लड़ रहा है क्या? कितने लोग हैं? अच्छा, इन्हीं की बात कर लें जी। इनके सामाजिक न्याय की बात करनी थी तो इनके राइट हैंड कौन थे? शिवानंद तिवारी, ब्राह्मण क्यों थे? यादव क्यों नहीं थे? अच्छा, मायावती जी के जो राइट हैंड थे भाई साहब वो कौन थे? ठीक है ना? और खुद इन्हीं की बात कर लें, अपने मुलायम सिंह के राइट हैंड कौन थे? अमर सिंह ठाकुर। तो सामाजिक न्याय की बात नहीं, कुर्सी की बात। कुर्सी कौन बचा सकता है, कौन नहीं बचा सकता? यहाँ पर कुर्सी के लिए ही सब कुछ हो रहा है। रोहिणी आचार्य अभी बाहर निकली हैं, अभी तेजस्वी के लिए और बहुत खतरे हैं उस पार्टी में। हम कुछ दिन बाद देख सकते हैं क्या मीसा भारती तेजस्वी के लिए कानीमोजी बन पाएंगे, ये भी देखना पड़ेगा। क्या हम ये देख पा रहे हैं कि ये तीनों भाई बहन, तेजस्वी यादव को माइनस कीजिए, मिर्जा, रोहिणी और तेज प्रताप, ये तीनों मिलकर कोई मोर्चा खोल लें? मैं आ रहा हूं देवेंद्र जी, मैं आ रहा हूं इस सवाल के बाद। देखिए, तीनों मिलकर अभी मोर्चा खोलते नहीं दिख रहे। क्यों नहीं दिख रहे? क्योंकि बाकी लोग हैं, बाकी अभी मीसा को ये दिख रहा है कि मेरी गद्दी को कोई खतरा नहीं है, मैं अपनी सीट जीत के आई हूं और मैं आराम से निकाल लूंगी कहानी को। मैं सीट जीत चुकी हूं और मेरे पास एक बेस है और बाकी सारे हट गए, तो अब मैं भाई के साथ रहूंगी। भाई को चीफ बनना है, भाई चीफ बना रहे, कहीं ना कहीं मेरी भी सेटिंग होगी। लेकिन प्रॉब्लम तब आएगी जब मीसा को बाहर निकाला जाएगा और तब तक ये दोनों रोहिणी और तेज प्रताप तब तक शायद मीसा के सपोर्ट के मूड में ना, क्योंकि अभी भी हम देख नहीं रहे हैं कि तेज प्रताप और रोहिणी दोनों मिलकर कहीं पे काम कर रहे हैं। अब तो काफी टाइम हो गया ना रोहिणी को बाहर निकले हुए, अभी तक दोनों का अलायंस नहीं दिख रहा। लेकिन देवेंद्र जी, ये भी तो सच है ना कि तेजस्वी यादव ने कभी सार्वजनिक तौर पर इस पूरे विवाद पर कभी साफ साफ जवाब नहीं दिया। वो गोल मोल कर जाते हैं क्योंकि उनको पता है कि वो कुछ भी बोलेंगे तो वो नुकसान करेगा उनके लिए, क्योंकि सिंपैथी तो है रोहिणी आचार्य के लिए। अपने पिता को किडनी दान दिया, उस पर भी लोगों ने सवाल उठा दिया, तो एक सिंपैथी तो है। हाँ, बिल्कुल सिंपैथी है और कहीं न कहीं वो एक बड़ा विवाद को बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, जो एक अच्छे परिवार में होता है कि भाई घर का मैटर है, घर में सुलझाया जाए, तो कहीं कहीं बाहर मैटर चला गया है तो उसको हवा देना नहीं चाहते हैं तेजस्वी यादव। तो ये बहुत बड़ी अच्छी बात है कि वो उनके सिर्फ बोल देने से कहीं कहीं जो आग लगा हुआ है उसमें घी का काम कर जाएगा। और एक बड़े भाई तेज प्रताप बाहर वैसे है ही हैं, तो हंगामा ना हो। दो बार देखा भी गया है कि कल भी देखा गया कि तेजस्वी और तेज प्रताप आमने सामने कोर्ट में शायद हुए थे, तो तेवर तेज प्रताप का देखते ही हैं कि कैसे रहता है और उसको कहीं कहीं तेजस्वी संभालते हुए नजर आते हैं। बहुत सिंपल से बहुत सामान्य तरीके से बात करते हैं, अदब के साथ बात करते हैं, बहुत अच्छा है। और कहीं कहीं इसीलिए वो भी रोहिणी आचार्य को भी जवाब नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आशा वो कर रहे हैं कि आज नहीं तो कल कुछ न कुछ मामला सेटल हो जाएगा। और आने वाले भविष्य में लग रहा है कि कुछ चीजें अगर जैसे अगर कुछ बोला नहीं है, कहा जाता है कि पुराना घाव हो जाए
उस पर पहले थोड़ा सा खुरचन किया जाता है, खुरचन करने के बाद उस पर दवा का लेपन किया जाता है, तब जाके सही होता है। तो कहीं कहीं रोहिणी को लगता है कि वहां से कोई पूछ नहीं हो रही है, तो कहीं कहीं वक्तव्य वो दे रही हैं, वक्तव्य देने से ही कहीं कहीं कुछ रास्ता निकल जाए, यहां से नहीं तो वहां से निकल जाए, तो एक रास्ता की तलाश में है। जबकि वहां से मौन हो करके चीजें कर रहे हैं लोग, तो इनके अंदर कुछ न कुछ चीजें चल रही होंगी, लेकिन यहाँ से बोल रही हैं तो जाहिर है कि अभी कुछ ज्यादा सुगबुगाहट नहीं चल रही है। जी रोहित, क्या लालू यादव की गैर मौजूदगी में पार्टी में जो पावर बैलेंस होना चाहिए, वो पावर बैलेंस अब नहीं दिख रहा है, पूरी तरह बिगड़ चुका है क्या? देखिए, ऐसा कह सकते हैं? एक पार्टी को आप इसी बिहार के इलेक्शन को देखिए, प्रशांत किशोर ने कईयों को सत्ता का स्वाद चखा है, किंग मेकर बन रहे थे, खुद आए उतरे तो डूब गए, एक भी सीट नहीं जीत पाए। तो ऐसा होता है, एक पार्टी एक बेस की तरह होती है कि हमारे पास इतने सारे लोग हमारे साथ हैं, लेकिन वही प्रशांत किशोर जैसे हारे, वैसे ही जो लालू प्रसाद यादव थे वो एक कैरिज्मेटिक लीडर थे, ये सबको मानना पड़ेगा। वो हिम्मत वाले लीडर थे, वो ऐसे लीडर थे, मैं भले ही उनका सपोर्टर नहीं हूं, लेकिन एक चीज कि लालू यादव जहां भी खड़े होकर स्पीच देते थे, लाखों लोग सुनने आते थे और उनकी चर्चा दिल्ली तक होती थी, इसमें कोई शक नहीं है। दिल्ली तक हिलाते थे वो, इतने पावरफुल लीडर थे, इतने। और बिहार कट गया, बिहार के 54 सीट से 40 सीट रह गई, उसके बाद भी वो पावरफुल लीडर थे, उनके पास मास बेस था। वो इस तरीके के लीडर थे कि वो दिल्ली में रेलवे मिनिस्टर रहे, वो यहाँ पे इतनी मिनिस्ट्रीज में उन्होंने काम किया, और वो चीफ मिनिस्टर रहे, वो जेल तक पहुंच गए, लेकिन वो टूटे नहीं। कुछ इस तरीके का कैरिज्मा तेजस्वी के पास नहीं है, और तेजस्वी के पास नहीं होने के साथ साथ तेजस्वी के पास वो एक्सपीरियंस भी नहीं। लालू यादव जो बोलते थे, 50 स्पीच पढ़ी हैं लालू यादव की, स्पीच आज भी लोग सुनना चाहते हैं, पुरानी। आप देखिए यूट्यूब पे जो स्पीचेस पढ़ी हैं, लोग सुनना चाहते हैं। लालू के फॉलोअर हों या लालू के हेटर हों, लेकिन सुनते जरूर हैं कि क्या बोला था। तेजस्वी कुछ उस तरीके का गेम नहीं खेल पाएंगे, और ना खेल पाएंगे, वो खेल पा रहे हैं। वो अपने आप को बहुत सीरियस पॉलिटिशियन के तौर पे दिखा रहे हैं, जो वो अभी नहीं बना पाएंगे। उनको राहुल की तरह गेटअप लेना पड़ेगा, राहुल भी अपनी सफेद दाढ़ी दिखाता घूम रहा है, तो ये एक प्रॉब्लम है। ठीक है, सबसे बड़ा सवाल मुझे लगता है यही है जो लोग पूछ रहे हैं, क्या आरजेडी की असली लड़ाई बीजेपी से है या अपने घर के अंदर? यानी कि घर के अंदर की लड़ाई पहले सुलझा लें, फिर वो बीजेपी से लड़ाई लड़ लें। यानी कि कंक्लूजन जो है, अगर मैं इसको कंक्लूड करूं इस पूरी चर्चा को, तो रोहिणी आचार्य का बयान सिर्फ एक सोशल मीडिया पोस्ट नहीं है। रोहित जी, देवेंद्र जी, ये आरजेडी की जो आत्मा कह लीजिए, या उस जो जिसके पास अभी नेतृत्व है, लीडरशिप जिसके पास है, उस पर ये सीधा सवाल है, सीधा हमला है। अगर किसी पार्टी की विरासत को सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं बल्कि अपने ही लोगों से होने लगे, तो ये खतरा सिर्फ एक परिवार का नहीं, पूरी पार्टी का होता है। आज आरजेडी को तय करना होगा, भावनाओं की राजनीति चलेगी या जवाबदेही की, और जवाबदेही की है तो फिर कौन है इसकी? विरासत बचेगी या सत्ता की खींचतान हावी होगी? क्योंकि बिहार की जनता अब सिर्फ नाम नहीं, नेतृत्व, स्पष्टता और ईमानदार जवाब चाहती है, क्योंकि वो भी कंफ्यूज है ना। आरजेडी के साथ तो मान लीजिए कि वो है, चाहती भी है कि मार्जिन, लेकिन अब भाई बहन में झगड़ा हो जाए, परिवार में झगड़ा हो जाए, तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि तेज प्रताप भैया को पकड़े कि तेजस्वी भैया को पकड़े, मीसा दीदी को पकड़े कि रोहिणी दीदी को पकड़े। लालू जी अब एक्टिव है नहीं, तो अगर इन्होंने नहीं संभाला तो लालू जी की इतने सालों की जो मेहनत है और पार्टी को शिखर तक पहुंचाया उन्होंने, तो बड़ा बेड़ा गर्क होने वाला है इस पार्टी का। और इस बात की चिंता होती है कई बार, क्योंकि लोकतंत्र में एक पार्टी का वर्चस्व होना ठीक नहीं है, चाहे वो बीजेपी हो, जेडीयू हो, कांग्रेस हो या सपा, कोई भी पार्टी हो।
लोकतंत्र का मजा तभी है जब जितनी पार्टियां हैं वो आपस में अपने विचारों को लेकर, अपनी बातों को लेकर आए और जनता के सामने ऑप्शन हो, विकल्प हो। वरना मोनोपॉली हो जाएगा, एकाधिकार हो जाएगा, फिर वो लोकतंत्र रह नहीं पाएगा। रोहित जी आप जुड़े, देवेंद्र जी आप जुड़े, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, देवेंद्र सिंह जी, रोहित शर्मा जी आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं और पॉलिटिकल जो भी खबरें होती हैं उस पर आप बारीकी से नजर रखते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम फिर दोबारा किसी और टॉपिक पे मिलेंगे और उस पर भी चर्चा होगी, उसका भी हम विश्लेषण करेंगे। आप जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।